अगर कोई देश ये फैसला कर ले कि दुनिया के किसी भी कोने में छिपे उसके दुश्मन को वो सालों बाद भी ढूंढकर सजा देगा, चाहे उसके लिए दूसरे देशों की सीमा पार करनी पड़े, फेक पासपोर्ट इस्तेमाल करना पड़े या फिर सीक्रेट एजेंट्स को महीनों अंडरकवर रहना पड़े, तो क्या होगा? सुनने में किसी हॉलीवुड मूवी की स्टोरी लगती है, लेकिन बिल्कुल रियल ऑपरेशन था। एक ऐसा ऑपरेशन जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि कुछ देश अपने नागरिकों पर हुए हमले को कभी नहीं भूलते। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड। रैथ ऑफ गॉड यानी कि भगवान का क्रोध। लेकिन इस कहानी की समझने के लिए सबसे पहले हमें जाना होगा साल 1972 में, क्योंकि यही वो साल था जिसने मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल टेररिज्म और इंटेलिजेंस एजेंसी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। उस समय वेस्ट जर्मनी के म्यूनिख शहर में समर ओलंपिक चल रहे थे। दुनिया के लगभग 120 से ज्यादा देशों के खिलाड़ी अपने अपने देश के लिए मेडल जीतने आए थे। जर्मनी चाहता था कि दुनिया उसे एक पीसफुल कंट्री के रूप में देखे, इसलिए ओलंपिक विलेज को बहुत ओपन रखा गया था। सिक्योरिटी थी, लेकिन इतनी कड़ी नहीं थी जितनी आज किसी इंटरनेशनल इवेंट में होती। लोगों को लगता था कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स अलग चीजें हैं, लेकिन कुछ लोग इसी सिक्योरिटी कमजोरी का फायदा उठाने का इंतजार कर रहे थे। 5 सितंबर 1972 सुबह लगभग 4:30 बजे 8 हथियारबंद आतंकवादी स्पोर्ट्स ट्रैक सूट पहनकर ओलंपिक विलेज की फेंस पार करके अंदर घुस गए। पहली नजर में वो भी खिलाड़ी जैसे ही लग रहे थे, इसलिए किसी को उन पर शक नहीं हुआ। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उन्हें सीधे इजरायली एथलीट्स के रूम को टारगेट करना शुरू कर दिया। दरवाजे तोड़े गए, गोलियां चली, चीख पुकार मच गई। कुछ खिलाड़ियों को ने भागकर अपनी जान बचा ली, लेकिन कई खिलाड़ी उनके कब्जे में आ गए। कुछ ने आतंकवादियों का मुकाबला करने की कोशिश भी की, लेकिन हथियारों के सामने उनकी हिम्मत ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। कुछ इजरायली एथलीट्स वहीं मारे गए और बाकी को होस्टेज बना लिया गया। पूरी दुनिया शॉक में थी। ओलंपिक्स जैसा इवेंट जहां दुनिया शांति और खेल की बात करती है, वहां अचानक टेरर अटैक हो चुका था। अब सवाल था कि आतंकवादियों चाहते क्या थे। ये आतंकवादी पैलेस्टीनियन ग्रुप ब्लैक सितंबर से जुड़े हुए थे। उनकी डिमांड थी कि इजराइल अपनी जेलों में बंद सैकड़ों पैलेस्टीनियन कैदियों को रिहा करे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो होस्टेजेस को मार दिया जाएगा। अब इजराइल के सामने सबसे मुश्किल फैसला था कि अगर वो आतंकवादियों की बात मान लेता तो पूरी दुनिया में टेरर ग्रुप्स को एक मैसेज आता कि होस्टेज बनाकर किसी भी सरकार को झुकाया जा सकता है। लेकिन अगर डिमांड नहीं मानी जाती तो अपने ही खिलाड़ी की जान खतरे में थी। उस समय इजराइल की प्राइम मिनिस्टर थी गोल्डा मीर। उन्होंने साफ कह दिया कि इजराइल आतंकवादियों के सामने नहीं झुकेगा। उन्होंने जर्मनी से रिक्वेस्ट की कि इजरायली स्पेशल फोर्सेस को रेस्क्यू ऑपरेशन करने दिया जाए, लेकिन जर्मनी गवर्नमेंट ने इसकी परमिशन नहीं दी। उन्हें भरोसा था कि उनकी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस इस सिचुएशन को संभाल लेंगी। आतंकवादियों ने फिर एक नई डिमांड रखी। उन्होंने कहा कि उन्हें और होस्टेजेस को प्लेन से इजिप्ट जाने दिया जाए। जर्मनी ने बाहर से उसकी बात मान ली, लेकिन अंदर ही अंदर एयरपोर्ट पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी गई। प्लान था कि जैसे ही आतंकवादी हेलीकॉप्टर से उतरेंगे, जर्मनी स्नाइपर उन्हें मार देंगे और हॉस्टेजेस को बचा लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी गलती यहीं पर हो गई। जर्मन अथॉरिटी के पास सही इंटेलिजेंस ही नहीं थी। उन्हें लगा था कि सिर्फ 5 टेररिस्ट हैं, जबकि असल में 8 थे। स्नाइपर कम थे, कोऑर्डिनेशन कमजोर थी और पूरा ऑपरेशन बिना पूरी तैयारी के शुरू कर दिया गया। जैसे ही आतंकवादी एयरपोर्ट पर पहुंचे, उन्हें शक हो गया कि यह ट्रैप है। कुछ ही सेकंड में दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। केओस इतना बढ़ गया कि किसी को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। फिर वो हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। एक आतंकवादी ने होस्टेजेस वाले हेलीकॉप्टर में ग्रेनेड फेंक दिया। दूसरा लगातार गोलियां चलाता रहा। कुछ ही मिनटों में सभी बचे हुए इजरायली एथलीट्स मारे गए। कुल मिलाकर इजराइल के 11 खिलाड़ियों की जान चली गई। जर्मन स्नाइपर ने कुछ आतंकवादियों को मार गिराया, जबकि 3 को जिंदा पकड़ लिया। लेकिन रेस्क्यू मिशन पूरी तरह फेल हो चुका था। जब यह खबर इजराइल पहुंची तो पूरे देश में गुस्सा फूट पड़ा। लोग सिर्फ आतंकवादियों से नाराज नहीं थे, बल्कि उन्हें लग रहा था कि दुनिया उनके नागरिकों को सुरक्षा करने में नाकाम रही। हर तरफ एक ही सवाल था कि क्या इन हत्यारों को कभी सजा मिलेगी। अगले ही दिन प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मीर ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इसमें गवर्नमेंट, डिफेंस ऑफिशियल और इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के टॉप ऑफिसर शामिल हुए। मीटिंग में एक फैसला लिया गया, ऐसा फैसला जिसने आने वाले लगभग 20 साल तक दुनिया की सबसे चर्चित सेक्रेट हंट को जन्म दिया। फैसला यह था कि म्यूनिख अटैक में शामिल या उसकी प्लानिंग में मदद करने वाला कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी देश में क्यों न छिपा हो, उसे ढूंढा जाएगा, उसकी पहचान कंफर्म की जाएगी और फिर उसे खत्म किया जाएगा। कोर्ट नहीं, ट्रायल नहीं, सीधे टारगेटेड एलिमिनेशन। ये कोई आसान काम नहीं था। टारगेट अलग अलग देशों में थे। कोई फ्रांस में था, कोई इटली में था, कोई लेबनान में था, कोई साइप्रस में। अगर इजराइल खुलकर मिलिट्री एक्शन करता तो इंटरनेशनल लॉ का बड़ा विवाद खड़ा हो सकता था। इसलिए जिम्मेदारी मोसाद को दी गई, एक ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी जिसका काम ही था दुनिया के किसी भी कोने में जाकर बिना अपनी पहचान छोड़े ऑपरेशन पूरा करना। मोसाद ने सबसे पहले उन लोगों की एक सीक्रेट हिट लिस्ट तैयार की जिन पर म्यूनिख अटैक की प्लानिंग, फंडिंग या सपोर्ट देने का शक था। हर टारगेट की महीनों तक सर्विलांस की गई। उनकी डेली रूटीन, फैमिली, फ्रेंड्स, ट्रेवल पैटर्न, रहने की जगह, सिक्योरिटी, हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा की जाने लगी। कई एजेंट्स फेक पासपोर्ट लेकर के अलग अलग देशों में रहने लगे। कोई जर्नलिस्ट बन गया, कोई टूरिस्ट, कोई बिजनेसमैन, तो कोई स्टूडेंट। बाहर से वो बिल्कुल आम इंसान की तरह दिखते थे, लेकिन अंदर ही अंदर दुनिया के सबसे डेंजरस सीक्रेट मिशन की एक तैयारी चल रही। अब बदले की शुरुआत होने वाली थी। मोसाद का पहला टारगेट था रोम में रहने वाला एक पीएलओ ऑर्गेनाइजर।
कई दिनों तक उसकी हर मूवमेंट ट्रैक की गई, वो कब घर से निकलता है, किस रेस्टोरेंट में जाता है, किस रास्ते से वापस आता है, सब रिकॉर्ड किया गया। एजेंट्स ने जल्दीबाजी नहीं की क्योंकि उनका रूल साफ था, एक बार मौका मिला तो गलती नहीं होनी चाहिए। और फिर एक रात जैसे ही वो डिनर करके अपने अपार्टमेंट की तरफ लौट रहा था, साया बनकर उसका पीछा कर रहे मोसाद एजेंट्स ने अपना मिशन शुरू कर दिया। उस रात जैसे ही वो पीएलओ ऑर्गेनाइजर अपने अपार्टमेंट के पास पहुंचा, उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पिछले कई हफ्तों से उसकी हर एक्टिविटी रिकॉर्ड की जा रही है। जैसे ही वो बिल्डिंग के एंट्रेंस के पास पहुंचा, अचानक अंधेरे से दो लोग निकले। कुछ ही सेकंड में लगातार 11 गोलियां चली और वह वहीं पर गिर पड़ा। ये सिर्फ एक असैसिनेशन नहीं था, ये एक मैसेज था। 11 गोलियां म्यूनिख ओलंपिक में मारे गए 11 इजरायली एथलीट्स की याद में। मोसाद दुनिया को बताना चाहता था कि उसने बदला लेना शुरू कर दिया है, लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। कुछ ही दिनों बाद ब्लैक सितंबर ने एक पैसेंजर फ्लाइट हाईजैक कर ली। उसकी डिमांड थी कि जर्मनी उन 3 आतंकवादियों को रिहा करे जो म्यूनिख अटैक के बाद जिंदा पकड़े गए थे। आखिरकार जर्मनी ने दबाव में आकर उन तीनों को छोड़ दिया। ब्लैक सितंबर को लगा कि उसने अपने लोगों को बचा लिया, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि अब मोसाद के पास उन तीनों को ढूंढकर खत्म करने का एक और कारण मिल चुका था। अब मोसाद का अगला टारगेट फ्रांस में छिपा हुआ एक बड़ा पीएलओ मेंबर था। इस बार सीधी गोली चलाना आसान नहीं था क्योंकि वो महीनों से अपने अपार्टमेंट से बाहर ही नहीं निकल रहा था। ऐसे में मोसाद ने फोर्स नहीं बल्कि प्लानिंग का इस्तेमाल किया। एक एजेंट ने खुद को इटालियन जर्नलिस्ट से बताया और इंटरव्यू के बहाने उसे कांटेक्ट किया। कई दिनों की बातचीत के बाद आखिरकार टारगेट मिलने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही वो अपार्टमेंट से बाहर निकला, उसी दौरान एक दूसरा एजेंट चुपचाप उसके फ्लैट में घुस गया और टेलीफोन के अंदर रिमोट कंट्रोल बम लगा दिया। बाहर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। कुछ दिन बाद उसी फेक जर्नलिस्ट ने उसे फिर फोन किया और जैसे ही उसने दूसरी तरफ से हेलो कहा, उसी पल बॉम्ब एक्टिवेट कर दिया गया। जोरदार ब्लास्ट हुआ, टारगेट पूरी तरह घायल हुआ और कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। दुनिया को फिर समझ आया कि मोसाद सिर्फ गन से नहीं, इंटेलिजेंस और पेशेंस से भी हमला कर सकता है। अब तीसरा टारगेट साइप्रस में था। इस बार तरीका फिर बदल गया। कई हफ्तों तक होटल की सिक्योरिटी और टारगेट की डेली रूटीन देखी गई। सही मौका मिलते ही उसे होटल रूम के बेड के नीचे एक्सप्लोसिव लगा दिया गया। रात को जैसे ही वो वापस आया और बेड पर लेटा, कुछ ही सेकंड बाद एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ और वहीं उसकी मौत हो गई। हर ऑपरेशन में मेथड अलग था, लेकिन रूल एक ही था, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे मोसाद की हिट लिस्ट छोटी होती जा रही थी और ब्लैक सितंबर के लोग लगातार डर में जीने लगे। किसी को नहीं पता था कि अगला नंबर किसका होगा। कोई अपना घर बदल रहा था, कोई फेक आइडेंटिटी इस्तेमाल कर रहा था, कोई कंट्री बदलकर भाग रहा था, लेकिन मोसाद भी लगातार उनका पीछा कर रहा। इसी बीच इंटेलिजेंस से एक और बड़ी जानकारी मिली। ब्लैक सितंबर के कुछ लोग इजराइल की प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मीर की हत्या का प्लानिंग कर रहे थे। जब वो इटली के रोम शहर जाने वाली थी, तब एयरपोर्ट पर उनके प्लान को मिसाइल से उड़ाने की तैयारी की जा रही थी। टेररिस्ट ने सीक्रेट तरीके से मिसाइल भी पहुंचा दिए गए थे, लेकिन इस बार मोसाद उनसे एक कदम आगे था। उसने तुरंत इटालियन इंटेलिजेंस को पूरी जानकारी दी। एयरपोर्ट के आसपास सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ और कुछ ही समय में मिसाइल बरामद कर लिए गए और पूरा अटैक होने से पहले ही फेल कर दिया गया। अगर ये ऑपरेशन सफल हो जाता तो शायद मिडिल ईस्ट का इतिहास अलग होता है आज। अब मोसाद की नजर में ब्लैक सितंबर और पीएलओ को 3 बड़े नेताओं पर थी जो लेबनान की राजधानी बीरट में रहते थे। लेकिन यहां चैलेंजेस अलग थे। उनके अपार्टमेंट के आसपास कड़ी सिक्योरिटी थी, आसपास फॉरेन सिटीजन भी रहते थे। छोटी सी गलती इंटरनेशनल क्राइसिस बन सकती थी। इसलिए इस बार सिर्फ मोसाद नहीं बल्कि इजरायली नेवी और इलाइट कमांडोस भी मिशन का हिस्सा बनाए गए। कई महीनों तक प्लानिंग चली। फेक पासपोर्ट्स तैयार किए गए, सेफ हाउसेस बनाए गए, कार्स, वेपन्स और एस्केप रूट्स पहले से तैयार कर दिए गए। एक फीमेल मोसाद एजेंट महीनों पहले बेरट पहुंच गई। उसने खुद को टीवी रिसर्चर बताया और उसी बिल्डिंग के पास फ्लैट किराए पर ले लिया जहां टारगेट रहते थे। हर दिन वो उनकी एंट्री, एग्जिट, सिक्योरिटी गार्ड्स और डेली रूटीन नोट करती रहती। महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार ऑपरेशन की रात आ गई। इजरायली कमांडो रात के अंधेरे में सी रूट से बेरट पहुंचे। कुछ एजेंट्स टूरिस्ट बनकर घूम रहे थे, कुछ ने कपल्स का रूप लिया, यहां तक कि कुछ कमांडो ने वीमेन का डिस्गाइज भी पहन लिया ताकि किसी को शक न हो। धीरे धीरे सभी अपनी पोजीशन पर पहुंच गए। फिर एक तय समय पर अलग अलग बिल्डिंग में एक साथ रेड शुरू हो गई। कुछ ही मिनटों में तीनों बड़े टारगेट्स मार दिए गए। दूसरी टीम ने पीएलओ के कई ऑफिसर्स पर भी हमला किया। हेवी गन फाइट हुई। लेबनीज सिक्योरिटी ने जवाबी फायरिंग भी की। ऑपरेशन बेहद रिस्की था, लेकिन आखिरकार इजरायली टीम अपने सभी टारगेट्स को खत्म करके सी रूट से वापस निकल गई। ये मोसाद के सबसे साहसी ऑपरेशन में एक माना जाता है, लेकिन हर ऑपरेशन परफेक्ट नहीं हो। 1973 में मोसाद को खबर मिली कि म्यूनिख अटैक का मास्टरमाइंड अली हसन सलामेह नॉर्वे के लिलीहैमर शहर में छिपा हुआ। बिना ज्यादा देर किए एजेंट वहां पहुंच गए। कई दिनों तक सर्विलांस हुई और फिर एक आदमी को सलामेह समझकर गोली मार दी गई। लेकिन कुछ ही घंटों बाद सच्चाई सामने आ गई। जिसे मारा गया था वो अली हसन सलामेह नहीं, बल्कि वो एक बिल्कुल बेगुनाह मोरक्को वेटर था। इंटेलिजेंस गलत निकली थी। नॉर्वे पुलिस ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। कई मोसाद एजेंट्स को गिरफ्तार हो गए। पूछताछ में ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड के कई सीक्रेट्स डिटेल्स बाहर आने लगे। पहली बार मोसाद का सीक्रेट नेटवर्क दुनिया के सामने एक्सपोज होने लगा। इस घटना के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इजरायल की कड़ी आलोचना की। कई देशों ने कहा कि दूसरे देशों की जमीन पर जाकर सीक्रेट किलिंग करना इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। पॉलिटिकल प्रेशर इतना बढ़ गया कि इजरायल की गवर्नमेंट को ऑपरेशन कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। लेकिन क्या मोसाद ने सच में हार मान ली थी? बिल्कुल नहीं।
मास्टरमाइंड अली हसन सलामे अभी भी जिंदा था और मोसाद जानता था कि जब तक वो जिंदा है म्यूनिख अटैक का बदला अधूरा है। नॉर्वे की उस गलती ने मोसाद को बहुत बड़ा झटका दिया था। एक बेगुनाह इंसान की मौत हुई, कई मोसाद एजेंट्स गिरफ्तार हो गए और पहली बार दुनिया ने इजरायल की सीक्रेट ऑपरेशन पर सवाल उठाने लगे। इंटरनेशनल मीडिया में लगातार चर्चा हो रही थी कि क्या किसी देश को दूसरे देश की सीमा के अंदर जाकर इस तरह के टारगेटेड किलिंग करने का अधिकार है। पॉलिटिकल प्रेशर इतना बढ़ गया कि इजरायली गवर्नमेंट को कुछ समय के लिए ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड रोकना पड़ा, लेकिन ये सिर्फ बाहर से दिखने वाला फैसला था। अंदर ही अंदर मोसाद ने अपनी हंट कभी बंद नहीं। 4 साल बीत गए, दुनिया आगे बढ़ गई, लेकिन इजरायल नहीं भूला। म्यूनिख ओलंपिक में मारे गए 11 खिलाड़ियों की तस्वीर अभी भी लोगों के दिमाग में थी। फैमिलीज आज भी इंसाफ का इंतजार कर रही थी। फिर 1977 में इजरायल में एक नई गवर्नमेंट बनी, नए प्राइम मिनिस्टर बने। आते ही एक पुराना फैसला फिर से जिंदा कर दिया गया। आदेश साफ था कि ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड दोबारा शुरू होगा। इस बार सबसे बड़ा टारगेट होगा अली हसन सलामे। अली हसन सलामे वही आदमी जिसे ब्लैक सितंबर का सबसे बड़ा लीडर माना जाता था। मोसाद का मानना था कि म्यूनिख अटैक की प्लानिंग में उसका अहम रोल था। नॉर्वे में गलत आदमी मारे जाने के बाद अब मोसाद कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। इस बार इंटेलिजेंस कई सोर्सेज से वेरीफाई की गई। महीनों तक सर्विलांस हुई, हर इंफॉर्मेशन क्रॉस चेक की गई। कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई अनुमान नहीं, सिर्फ कंफर्म्ड एविडेंस। आखिरकार खबर मिली कि सलामे लेबनान की राजधानी बेरट में रह रहा है। उसका सिक्योरिटी सर्कल मजबूत था, उसके पास कई बॉडीगार्ड रहते थे। रूट बदलता रहता था, लेकिन एक आदत नहीं बदली, वो अक्सर एक ही रोड से गुजरता था। बस मोसाद को इसी एक आदमी का इंतजार था। एक फीमेल मोसाद एजेंट ब्रिटिश सिटीजन बनकर बेरट पहुंची। उसने उसी रोड के सामने एक अपार्टमेंट किराए पर लिया जहां से सलामे की हर मूवमेंट साफ दिखाई देती थी। कई हफ्तों तक वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन करती रही, कब निकलता है, कितने बॉडीगार्ड्स होते हैं, किस स्पीड से कार चलती है, हर डिटेल्स नोट की गई। दूसरी तरफ मोसाद के दूसरे एजेंट्स ने भी उसी रोड के किनारे एक कार खड़ी कर दी। बाहर से वो बिल्कुल आम कार लग रही थी, लेकिन उसके अंदर भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव छिपाए गए थे। 22 जनवरी 1977 दोपहर का समय था। फीमेल एजेंट्स अपने अपार्टमेंट की खिड़की से बाहर देख रही थी। कुछ ही देर बाद सलामे अपनी कार में अपनी बॉडीगार्ड के साथ उसी रोड पर दिखाई दिया। जैसे ही उसकी कार एक्सप्लोसिव वाली कार के बराबर पहुंची, फीमेल एजेंट्स ने रिमोट ट्रिगर दबा दिया। अगले ही पल एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ, पूरी सड़क हिल गई, आसपास की गाड़ियां उछल गई, धुएं का बड़ा गुबार उठ गया। कुछ ही सेकंड में अली हसन सलामे और उसके कई बॉडीगार्ड्स मारे जा चुके। कई सालों तक दुनिया के अलग अलग देशों में छिपकर घूमने वाला मोसाद का सबसे बड़ा टारगेट आखिरकार खत्म हो चुका था। नॉर्वे की गलती के बाद मोसाद की सबसे बड़ी वापसी थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सलामे की मौत के बाद भी ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड चलता रहा। लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स, एथेंस, इटली, यूरोप और मिडिल ईस्ट के कई शहरों में मोसाद ने एक एक करके उन लोगों को टारगेट किया जिन पर म्यूनिख अटैक या उससे जुड़े नेटवर्क की मदद करने का आरोप था। कहीं गोली चली, कहीं कार बॉम्ब इस्तेमाल हुआ, कहीं महीनों की सर्विलांस के बाद अचानक हमला हुआ। हर ऑपरेशन का तरीका अलग था, लेकिन मकसद एक ही था, हिट लिस्ट को धीरे धीरे खत्म करना। करीब 20 साल तक ये सीक्रेट कैंपेन अलग अलग रूप में चलता रहा। कई टारगेट्स मारे गए, ब्लैक सितंबर का नेटवर्क लगभग खत्म हो गया। पीएलओ के कई ऑपरेटिव भी इस ऑपरेशन का हिस्सा बने, लेकिन एक बात आज भी इतिहास में दर्ज है कि म्यूनिख अटैक में शामिल सभी लोग कभी मोसाद के हाथ नहीं आए। कुछ मारे गए, कुछ बच निकले, और कुछ की असली भूमिका आज भी डिबेट का विषय है। सबसे चर्चित नामों में से एक है जमाल अल-गैशी। लंबे समय तक मोसाद की पहुंच से बाहर रहा। आज भी ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड को लेकर के दुनिया को 2 हिस्सों में बंटी हुई है। एक पक्ष कहता है कि इजरायल ने अपने नागरिकों के लिए न्याय किया, उसने दुनिया को साफ मैसेज दिया, और अगर कोई इजरायल सिटीजन या एथलीट्स को निशाना बनाएगा तो उसे सालों बाद ढूंढकर भी जवाब दिया जाएगा। उनके मुताबिक इससे फ्यूचर टेरर ग्रुप को भी वार्निंग मिली कि हमला करके आसानी से बच निकलना संभव नहीं होगा। दूसरा पक्ष कहता है कि किसी भी देश को दूसरे देशों की सीमा के अंदर जाकर सीक्रेट असैसिनेशन करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। नॉर्वे जैसी गलती यह साबित करती है कि गलत इंटेलिजेंस एक बेगुनाह की जान भी ले सकती है। म्यूनिख ओलंपिक्स में गाय खिलाड़ियों के मौत से शुरू हुई एक कहानी लगभग 2 दशक तक चलती रही। इस दौरान मोसाद ने दुनिया के कई देशों में सीक्रेट ऑपरेशन की और इंटेलिजेंस हिस्ट्री के सबसे चर्चित कोवर्ट कैंपेन में अपना नाम दर्ज करा दिया।